नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी सेशन को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि क्या है और बुद्धि संबंधित जो भी सिद्धांत हमने देखे उनको हमने समझा। कौन कौन सिद्धांत थे, कौन एक कारक था, कौन द्विकारक, कौन बहुकारक, सबको हमने समझा और उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम भी हमने देखे थे। ये चैप्टर बहुत जरूरी है, थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा चीजों को, ताकि आपको अन्य कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए हम बार बार कहते हैं आप थ्योरी ज्यादा मत जाइए, आप केवल फैक्ट पढ़िएगा, समझिएगा ये चीज क्या था, आप आराम से निकल जाएंगे। देखिए अगला जो हमारा सिद्धांत है गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि के बारे में जो बताई गई चीजें कि बुद्धि कैसी होती है, किस टाइप की होती है, उससे संबंधित ये आखिरी सिद्धांत है और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत को विषय में समझते हैं हम लोग। इसमें गिलफोर्ड ने कहा कि देखो भाई, बुद्धि न एक कारक है, न द्विकारक है, न बहुकारक है। इन्होंने कहा बुद्धि इतना आसान नहीं उसको समझना। इन्होंने कहा कि बुद्धि त्रिआयामी है। त्रिआयामी मतलब इन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम रखा 3D मॉडल। ठीक है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि पहली बात त्रिआयामी है। बुद्धि त्रिआयामी है यानी कि बुद्धि के 3 आयाम हैं। अब उन आयामों में इन्होंने कुछ बिंदुओं की बात की, कुछ कारकों के विषय में बताया और उन कारकों को बताने के पश्चात इन्होंने कहा हर एक बुद्धि का हिस्सा एक छोटा टुकड़ा होता है। मतलब एक बड़े हिस्से का अगर आप छोटा टुकड़ा निकाल लें तो वो एक बुद्धि का हिस्सा हो जाता है। कैसे होगा हम समझाएंगे, पहले मोटा मोटा समझिए। 1967 में गिलफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रत्येक मानव की बुद्धि एक दो नहीं, टोटल 120 कारकों से मिलकर बनी होती है। कितने कारकों से? 120 कारकों से मिलकर मानव की बुद्धि या बुद्धि की संरचना होती है। ठीक है, बाद में इन्होंने देखा कि यार कुछ गड़बड़ी हो रही है। बाद में इन्होंने 1977 में संशोधन किया और बताया 150 कारकों का संयोजन ही हमारी बुद्धि का निर्माण करता है। बात समझिएगा। 1967 में इन्होंने कहा था कि बुद्धि की संरचना 120 कारकों से मिलकर होती है। बाद में उन्होंने कहा नहीं, 150 कारकों से मिलकर होती है। फिर बाद में 1988 में इन्होंने लास्ट संशोधन किया। 1988 में लास्ट संशोधन किया और इन्होंने बताया बुद्धि की संरचना 180 कारकों से मिलकर होती है और ये सिद्धांत आज तक कायम है, या कह लीजिए आज तक ये लागू है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की संरचना या बुद्धि त्रिआयामी होती है, वह 180 कारकों से मिलकर बनी होती है। अब ये 180 कारक तो हमें याद होंगे नहीं, या याद करके हमें मिलेगा क्या? इसको डिफाइन करने के लिए, इसको सरल करने के लिए उन्होंने कहा देखो बुद्धि के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। अब इन्हीं तीनों के समायोजन से एक एक कारक बनता है और टोटल 180 कारक बनते हैं, जिसे हम गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहते हैं। अब कैसे, हम आपको एक क्लियर करेंगे। देखिए गिलफोर्ड ने कहा भाई देखो, ऑपरेशंस, हमारे दिमाग में क्या क्या संक्रिया, क्या क्या ऑपरेशंस होता है उसको हम समझ लेते हैं। क्या क्या विषय वस्तु होती है उसको समझ लेते हैं। और उत्पाद यानी कि क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसको हम समझ लें तो हम ये मान लेंगे या ये हम समझ पाएंगे कि बुद्धि की एक छोटी सी टुकड़ी या ये हमारा जो दिमाग है इसका एक छोटा हिस्सा किस प्रकार कार्य करता है। क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। तो इसी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि 180 कारक हैं। कैसे हैं जरा ध्यान समझिएगा। पहला इनका संज्ञान। संज्ञान मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे हमारी समझ बनेगी। हम ये कैसे मान लिए कि ये मार्कर ही है, ये पेन क्यों नहीं है, ये पेंसिल क्यों नहीं है, हम इसकी पहचान कैसे किए, ये इकाई कौन सा है, ये है संज्ञान का। दूसरा स्मृति धारण।
कोई चीज हम कैसे याद रख पाते हैं, ये होता है स्मृति धारण, स्मृति अभिलेखन। कोई नई चीज हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, ये होता है आपका स्मृति अभिलेखन। स्मृति धारण और अभिलेखन में अंतर इतना है, यहाँ पे हम नई चीज को कैसे याद करते हैं और यहाँ पे नई चीज को कैसे याद रखते हैं बहुत समय के लिए। अपसारी चिंतन, किसी भी समस्या को हम अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हिस्सा होता है ये अपसारी चिंतन का हिस्सा होता है। अभिसारी की बात करें तो परफेक्ट आंसर, जैसे मार्कर का यही ढक्कन इसमें लगेगा ये हमको पता है, इससे बड़ा इससे छोटा ढक्कन नहीं लग सकता, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है किसी प्रश्न का सटीक और एकमात्र उत्तर हम कैसे लाएंगे, ये होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, जैसे हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हम कह देंगे तो केवल सूर्य है, उसके अलावा कोई नहीं। मूल्यांकन, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, क्या वो सत्य है या नहीं सत्य है। अगर सत्य है तो कहाँ तक सत्य है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसका जांच परीक्षण जो होता है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अब आगे समझते हैं। देखिए, गिलफोर्ड के 3D मॉडल यानी कि त्रिआयामी जो बुद्धि संरचना का सूत्र था, उसमें पहला आयाम हमने देखा जिसमें 6 बिंदु थे, मैंने आपको समझाया। अब दूसरा आयाम में इन्होंने कहा विषय वस्तु, अर्थात किसी बुद्धि के निर्माण में विषय वस्तु क्या क्या हो सकती है उसको हम समझते हैं। पहला दृश्य, दृश्य मतलब आंखों से देखी गई चीजें, जैसे रंग कैसा है, आकार कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये हम चीजों को देख करके समझ सकते हैं। दूसरी बात, सुनी हुई चीजें, जैसे संगीत हो गया, किसी की आवाज हो गई, कुत्ते बिल्ली की आवाज हो गया, इंसानों की आवाज हो गई, इनकी आवाज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपका आता है श्रव्य में। फिर तीसरा आपका सांकेतिक, सांकेतिक मतलब जैसे अगर कभी आप सिक्का देखेंगे तो समझ जाएंगे सिक्का गोल होता है, रेड लाइट देख के आप समझ जाएंगे हमको यहाँ रुकना है, मछली का सिंबल, चलने का सिंबल, रुकने का सिंबल, सब आप जब उस चीज को समझेंगे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सीखते चले जाएंगे। तो ये हुआ सांकेतिक। चौथा है, इसको शाब्दिक या अर्थगत कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज का शाब्दिक अर्थ जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक वो हमारी बुद्धि का हिस्सा नहीं बन सकता। अब पांचवा है व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, बुद्धि का वो हिस्सा जो दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है या समझने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारात्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला आयाम, ये हुआ दूसरा आयाम। तीसरा आयाम है उत्पाद। उत्पाद मतलब पहला इसमें इकाइयां, हर एक चीज को इकाई के रूप में समझना, यानी कि किसी अगर कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी समस्या है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक एक भाग को हल करने की योग्यता बुद्धि का हिस्सा होती है। अगली बात वर्ग, वर्ग मतलब होता है समूह में बांटना। जैसे आपके पास कुछ बच्चे हैं, उनको आप पहले उनका परीक्षण कर लीजिए, फिर देखिए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको पहाड़ा गिनती आता है, उनको एक ग्रुप में, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको जोड़ गुणा भाग सब आता है, उनको दूसरे ग्रुप में, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको कम ज्ञान है, उनको तीसरे ग्रुप में। अर्थात वर्ग बना करके भी हम बुद्धि को संरचित कर सकते हैं। अगली बात संबंध, किसी भी समस्या समाधान के लिए हम कैसे संबंध बनाते हैं या कैसे चीजों को जोड़ते हैं, ये हमारा बुद्धि का संबंध वाला हिस्सा होता है। फिर है प्रणालियां, किस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। अगला है रूपांतरण, रूपांतरण मतलब किसी ज्ञान को हम कैसे परिवर्तित करते हैं या कैसे अपने उपयोग में लाते हैं, उसको हम कहते हैं रूपांतरण। ठीक है, आखिरी आपका है निहितार्थ। निहितार्थ मतलब जो हम सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसका वो एक्चुअल में कुछ वैल्यू है अथवा नहीं। अब ये आपको बेमतलब के लगे होंगे और हैं भी बेमतलब के, हमने इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड ने क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1967 में 120 कारकों से मिलकर बुद्धि बनती है। फिर उन्होंने संशोधन किया, कहा नहीं नहीं 150 कारकों से, और अंत में उन्होंने संशोधन करके कहा 180 कारकों से मिलकर बुद्धि बनती है। एक मिनट रुकिए जरा, तो हाँ देखिए आवाज कर रहा था फैन। अंत में उन्होंने कहा कि 180 कारकों से मिलकर बुद्धि बनती है। कैसे, समझिएगा। देखिए,
इन्होंने कहा कि एक हिस्सा हम यहां से लेंगे, एक हिस्सा यहां से, एक हिस्सा यहां से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, संज्ञान संज्ञान मतलब होता है जो चीजें हम पहचान पाए या देख पाए। जैसे हमने आपसे कहा 1 रुपए का सिक्का है, आपने 1 रुपए का सिक्का आपके संज्ञान में है, आप जानते हैं कि 1 रुपए में 1 लिखा रहेगा। अगर 2 लिखा रहेगा तो क्या आप उसको 1 मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो आपके संज्ञान में ये है, पहचान में ये है कि 1 रहना चाहिए। दूसरी बात, आपने इस सिक्कों को देखा हुआ है या पहली बार देखेंगे, और उसके बाद इसका आपको, आप ध्यान दें कि संबंध, आप संबंध बना लेंगे कि 1 रुपए का सिक्का ऐसे ही होता है। और जब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके बुद्धि का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा, या कह लीजिए एक 3D डब्बा बन जाएगा। 3D डब्बा कैसा होता है? 3D डब्बा ऐसा होता है, और ये एक आपकी बुद्धि का छोटा सा हिस्सा हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं बुद्धि का एक कारक हो जाएगा जो सिक्के को पहचानने में आपकी मदद करेगा। अर्थात तीनों 3D आयाम, तीनों आयाम से एक एक हिस्सा रिलेट करके हम बुद्धि की संरचना को पढ़ते हैं, और यही गिलफोर्ड का सिद्धांत था। इन्होंने त्रिविमी संरचना को अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिविमी संरचना इन्होंने बताई थी, ये कैसी थी, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन्होंने कहा, देखिए 1 2 3 4, अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा यहां रख दो संज्ञान को, किसको? संज्ञान को 4 हिस्सा। इसके पश्चात अब देखिए समझिएगा, यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर 6 हिस्से। देखिए यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहां देखिए तो यहां 6 हिस्से हैं, यहां देखिए तो यहां 5 हिस्से हैं, और यहां 4 हिस्से हैं। इसे यहां आगे बढ़ा देंगे तो 6 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 3D फिगर है ना, तो सम्मिलित हमें करना है। इन्होंने कहा संज्ञान का 4 हिस्सा इधर से, उत्पाद का 6 हिस्सा इधर से, विषय वस्तु का 5 हिस्सा इधर से। अगर इन सब को हम कंबाइन कर दें, कंबाइन मतलब मिला दें, इन सब को हम मिला दें तो एक जो छोटा हिस्सा बनता है, या यहां से ले लीजिए, इसी को हम कहते हैं कारक। और इस प्रकार 180 कारकों को उन्होंने बताया, और हर एक कारक बुद्धि के एक छोटे हिस्से को दिखाता है। और जब आप पूरा मिला देंगे तो मानव बुद्धि 180 कारकों से मिलकर बनती है, ऐसा कहा था गिलफोर्ड ने। आपके लिए याद करने वाली सामग्री क्या है? सिर्फ इतना कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। कितने कारक बताए? 180। कैसा मॉडल? 3D मॉडल। कितने आयाम? 3 आयाम। कौन कौन से? संज्ञान, विषय वस्तु और उत्पाद। बाकी अन्य चीजें नहीं ध्यान देनी है, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछे, अदरवाइज नहीं पूछता। तो ये था 3D आयाम का सिद्धांत। अब जरा आप ध्यान दें, देखिए 4 यहां से, 5 यहां से, 6 यहां से, तो 4 पंचे 20 छक्का 120। यही उन्होंने कहा था पहले 1967 में, लेकिन बाद में ये हुआ, इनको संशोधन करना पड़ा। ये पहले 4 ही था, फिर इन्होंने इसको 5 कर दिया। कितना कर दिया? 5। जब 5 किया तो 5 5 गुणे 6 कितना हो गया? 150। फिर इन्हें बाद में लगा नहीं, हमें एक और बढ़ाना चाहिए, तब इन्होंने मूल्यांकन को भी बढ़ा दिया। तो 6 5 और 6 180, कुल मिलाकर इन्होंने बुद्धि के 180 कारक बताए। क्लियर हुआ? ये हुआ गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत। और बुद्धि संरचना के जितने भी सिद्धांत थे मैंने आपको सब कवर करा दिए, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की टर्म को हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब बुद्धि के संरचना के सिद्धांत जितने थे उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम उन्हें अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, समझते हैं क्या कहता है। अगला हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपने टॉपिक क्लियर किया है तो आपका काम हो जाएगा। अब इंटेलिजेंट टेस्ट, देखिए बुद्धि परीक्षण होता है क्या है, पहले ये समझ लीजिए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये जानने का प्रयास किया कि क्या हम व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सकते हैं, या ये जान सकते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज है। इस विषय में सबसे पहले
गाल्टन ने कहा था। किसने? गाल्टन ने। सबसे पहले गाल्टन ने कहा कि यार बुद्धि परीक्षण होना चाहिए, बस कहा कि वो चले गए, तो इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं आता। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले साइंटिफिक प्रयोग अगर किसी ने किया तो वो थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने। ध्यान दीजिएगा इनका नाम, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने, देखिए अल्फ्रेड बीने अपने सहायक साइमन के साथ, अपने सहायक साइमन के साथ 1905 में व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का इन्होंने मापन किया, या इन्होंने मापन करने का एक तरीका बताया। इसीलिए अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड बीने को। इनको नहीं कहा जाता क्योंकि ये इनके सहायक थे, मेन ये थे। क्लियर हुआ? 1905 में। कब? 1905 में अल्फ्रेड बीने और साइमन द्वारा सर्वप्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण किया गया और बुद्धि परीक्षण का पहला सूत्र दिया गया, या कह लीजिए पहला प्रत्यय दिया गया, जिसके आधार पे या जिसके कारण बीने को हम, अल्फ्रेड बीने को हम बुद्धि परीक्षण का जनक मानते हैं। आप इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। ओके, तो अल्फ्रेड बीने क्या हुए? क्या हुए? बुद्धि परीक्षण के जनक। और इस सूत्र को या इस थ्योरी को बीने साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वीने साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। 1905 में इन्होंने यह परीक्षण किया, व्यवहारगत बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया, व्यवहारगत बुद्धि के विषय में इन्होंने बताया, और इन्होंने क्या किया? इस परीक्षण में इन्होंने 30 प्रश्नोत्तर किए, या आप कह लीजिए 30 प्रश्नों पे आधारित यह परीक्षण था। उस प्रश्नों को लेके इन्होंने बच्चों के सामने किया। प्रश्नों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों की बुद्धि ऐसे ऐसे हो सकती है या ऐसे होती है। क्लियर हुआ? कितने प्रश्न थे? 30। पहला परीक्षण किसने किया बुद्धि परीक्षण का? अल्फ्रेड बीने ने। किसके साथ मिलके? साइमन के साथ। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। क्लियर हो गई? ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बाद में इन्होंने ही, ध्यान दीजिएगा, बीने ने ही 1908 में कहा, यार देखो, एक मानसिक आयु होती है और एक वास्तविक आयु होती है। जब इन्होंने परीक्षण किया, इनके दिमाग में आया यार ये जो 30 प्रश्न है, एक बच्चा ऐसा है फट से कर लिया, उसको उन्होंने थोड़े कठिन प्रश्न दिए, वो भी कर लिया। उनका रुको, अच्छा तुम 5 साल के हो ना, उन्होंने उस बच्चे को 8 साल वाले प्रश्न दिए, वो भी कर लिया। तब इन्होंने कहा नहीं नहीं, एक टर्म ऐसा है मानसिक आयु, अर्थात इन्होंने मानसिक आयु का सबसे पहली बार प्रयोग किया था 1908 में। 1908 में इन्होंने मानसिक आयु शब्द को दिया, जिसको इन्होंने बताया कि बच्चा अपनी उम्र से आगे अथवा अपनी उम्र से पीछे कैसे सोचता है, कितना सोचता है, इसी चीज को या इसी शब्द को, इसी के प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, इसी शब्दार्थ को हम क्या बोलते हैं? मानसिक आयु। मानसिक आयु से तात्पर्य यह है कि जो कि वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं रखता। एक छोटा बच्चा भी मानसिक आयु ज्यादा रख सकता है, अर्थात एक 5 साल का बच्चा भी इतना तीव्र बुद्धि का हो सकता है कि वो 8 साल के बराबरी कर जाए, या 8 साल का बच्चा कमजोर हो सकता है 5 साल के बराबर पे आ जाए। तो मानसिक आयु उम्र पर डिपेंड नहीं करती, मानसिक आयु डिपेंड करती है मेंटल एबिलिटी पे। ये किसने कहा था? ये कहा 1908 में किसने? बीने ने। ओके, अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सबने कहा हाँ भैया बीने ने प्रयोग दिया है, मानसिक आयु मतलब जो बच्चा ज्यादा कर लिया तो बच्चा मानसिक आयु वाला हो गया। तो बाद में आए कौन आए? स्टर्न, विलियम स्टर्न। ध्यान दीजिएगा इनका नाम। इन्होंने कहा यार बीने आपका सूत्र तो बिल्कुल सही है, आपने जो सूत्र दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कुछ मजा नहीं आया। ये क्या मानसिक आय, मानसिक आय, कुछ एग्जैक्ट बताइए, हम कैसे निकालेंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है,
बुद्धि लब्धि क्या है, तो कहे तुम ही निकाल दो। मैंने कहा रुको। तो विलियम स्टर्न ने कहा देखो भैया, हर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, या कह लीजिए इसी को कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आईक्यू। आईक्यू निकालने के लिए हमें बच्चे की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अगर हम कर देंगे तो हमारे पास उसका बुद्धि लब्धि आ जाएगा। मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, करेंट एज। तो आपसे फॉर्मूला पूछता है कि स्टर्न के अनुसार आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था, तो आईक्यू इक्वल टू MA/CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। जैसे एक छोटा एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है और वो 7 साल के हिसाब से सोचता है, तो उसका मानसिक आय हुआ 7, वास्तविक आय हुआ 5। इससे भाग करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1.4। मतलब वो उसकी बुद्धि 1.4 गुना ज्यादा है सामान्य बच्चे से। सामान्य बच्चे से 1.4 गुना ज्यादा है। क्लियर हुआ? ये किसने कहा? ये स्टर्न ने कहा। ओके, तो स्टर्न ने क्या कहा? पहली बार बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। किसने? स्टर्न ने दिया। ओके, अच्छा, बाद में क्या हुआ? अमेरिकी साइंटिस्ट थे, एक अमेरिका के वैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये ध्यान दीजिएगा, नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज का नाम था। इसके वैज्ञानिक थे टर्मन। कौन थे? टर्मन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, वो थे टर्मन। टर्मन ने कहा यार इस सूत्र में ये दशमलव फसमलव समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं आईक्यू बराबर हम कर देते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। अब थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी सवाल को देखिए, 7/5 गुना 100 कर देंगे तो 140 आ गया। अर्थात जो बच्चे की बुद्धि 100 होनी चाहिए, वो बच्चा मानसिक आयु ज्यादा हो गया तो 140 हो गई। अर्थात जो बच्चा 100 की स्पीड से सोच रहा था, चूंकि वो अपनी आयु से आगे चल रहा है, तो वो अब 140 की स्पीड से सोचेगा। कितने की स्पीड से? 140 की स्पीड से। अर्थात वो श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, बहुत तीव्र बुद्धि का होगा। ये किसने कहा? ये टर्मन ने कहा। तो स्टर्न का है इधर, ये बता मेरे सूत्र में 100 का गुणा करके अपना नाम देगा? पक नहीं देने देंगे। तो टर्मन ने कहा रुको रुको रुको, बता रहे हैं ना, देखो तुम ये सूत्र दिए थे, हम इस सूत्र में 100 का गुणा कर देते हैं। तो टर्मन ने कहा हम 200 का गुणा कर देंगे। ये क्या बात हुई? मेरा सूत्र चुरा रहा है। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको हम चलो बताओ तो 140 वाला बच्चे को क्या कहेंगे? तो स्टर्न ने कहा 140 वाले बच्चे को 140 कहेंगे। कहें इसका नामकरण होगा, आओ दिखाते हैं तुम्हें कैसे होगा। तो अब टर्मन ने एक तालिका बनाई, उस तालिका की वजह से इनका नाम हमें ध्यान रखना पड़ रहा है, नहीं तो स्टर्न ही इंपॉर्टेंट थे। बट आईक्यू में 100 का मल्टीप्लाई करने के पश्चात इन्होंने एक तालिका दिया, जिस तालिका के आधार पे हम ये जान पाएंगे कि किस बुद्धि लब्धि का बच्चा कैसा होगा। इसीलिए टर्मन की योग्यता ज्यादा हो जाती है और टर्मन को हमें समझना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे ताकि आपको चीजें हम क्लियर कर पाए। यहां तक हो गया? देखिएगा, अब टर्मन ने क्या बोला था? टर्मन ने दिया एक तालिका। क्या तालिका दिया? कैसा तालिका दिया? हम समझाते हैं। देखिए, टर्मन ने कहा देखो भाई, आईक्यू बराबर क्या होता है? मानसिक, मेंटल एज, करेंट एज इंटू 100। इन्होंने कहा ये है बुद्धि लब्धि। इन्होंने कहा देखो, अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 या इससे ज्यादा आ गई तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा। प्रतिभाशाली से तात्पर्य यह है बच्चा बहुत तीव्र बुद्धि का होगा, बहुत ही ज्यादा बुद्धि का होगा। तीव्र नहीं, बहुत ही ज्यादा बुद्धि का होगा। ठीक है, ये किसने कहा था?
ये कहा टर्मन ने। अगर बच्चे की बुद्धि आपकी पाई जाती है 140 प्लस, तो कितना हो जाएगा, वो प्रतिभाशाली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि देखो, अगर बच्चे की बुद्धि 120 से 140 तक है तो बच्चा अति श्रेष्ठ होगा। क्या होगा, अति श्रेष्ठ। और यही अगर 110 से 120 के बीच होगा तो बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि का होगा। श्रेष्ठ बुद्धि मेन आपको जो पूछता है यहां से, 90 से 110 का बच्चा औसत बुद्धि का होगा। औसत या इसको कहते हैं सामान्य बुद्धि का। जितने भी व्यक्ति हैं ज्यादातर यानी कि 68% दुनिया में 68% व्यक्ति औसत बुद्धि के हैं। औसत मतलब सामान्य बुद्धि, ना तो तेज ना तो कम। देखिए, वो मेहनत करेगा वो बात अलग है। जन्म से बुद्धि कैसी है, तो जन्म से जो सामान्य बुद्धि का हिस्सा होता है वो 68%, और 90 से 110 के बीच अगर बुद्धि लब्धि आती है तो उसे हम सामान्य बुद्धि के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है मंद बुद्धि। 80 से 90 के बीच को हम मानते हैं मंद बुद्धि। क्या मानते हैं, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मतलब जो थोड़ा सा बच्चा कमजोर होता है, या कह सकते हैं कि जिसके जो दिमागी रूप थोड़ा सा कमजोर होता है। अब 70 से 80 को हम कमजोर मानेंगे, फिर 50 से 70 को छीड़ मानेंगे। देखिए, 70 से 80 को हम कमजोर बुद्धि का मानते हैं, 50 से 70 के बीच को हम छीड़ बुद्धि का मानते हैं, और वही कह दें 25 से 50 के बीच इसे हम मूर्ख बुद्धि मानते हैं, और 0 से 25 कह दें तो जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि मतलब जिस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये टेबल किसने दिया, ये टेबल दिया टर्मन ने। इसमें जो आपको ध्यान करना है वो ध्यान दीजिएगा। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति को होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा हो। सामान्य बुद्धि का कौन होगा, जो 90 से 110 के बीच हो। एक आपको ध्यान रखना है, जड़ बुद्धि 0 से 25 और मंद बुद्धि। ठीक है, ये 3-4 एग्जाम में बहुत आपको पूछता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम डिसाइड कैसे करेंगे। देखिए, सवाल आएगा कि रमेश कक्षा 5 में पढ़ता है, या रमेश की आयु 10 वर्ष है तथा वह 15 वर्ष के आयु के बच्चों के सवाल को हल कर लेता है, उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। देखिए, रमेश की जो रियल एज है या करेंट एज है वो 10 साल है, लेकिन उसकी मेंटल एज वो 15 साल के सवाल को हल कर लेता है। तो IQ बराबर क्या हो जाएगा, MA बटे CA गुना 100। MA उसकी मेंटल एज 15, रियल एज 10 गुना 100, 10-10 कट गया, कितना बचा 150। जरा बताइए तो रमेश कैसा बच्चा होगा, तो आप तुरंत बता देंगे बच्चा प्रतिभाशाली होगा, तीव्र बुद्धि का होगा। अच्छा, सवाल चेंज कर रहे हैं। देखिए, अब सवाल आ गया कि देखिए सुरेश की, मान लीजिए कह रहा है कि सुरेश की जो मेंटल एज है वो मान लीजिए, अच्छा चलिए, सुरेश की आयु हम मान लेते हैं 10 वर्ष है। कितना, 10 वर्ष। लेकिन वो करेंट एज, सॉरी, सुरेश की आयु 10 वर्ष है, लेकिन वो कक्षा 8 या 8 वर्ष के बच्चों के सवाल को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या उतना ही कर पा रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ध्यान दीजिएगा फिर से। IQ बराबर क्या, MA ऊपर, यानी कि मेंटल आयु, वो 8 साल तक का सवाल हल कर पाता है, उसकी रियल आयु 10 है, गुना 100, काट दीजिए कितना आया 80। तो रमेश की या सॉरी सुरेश की जो IQ लेवल होगा वो कितना होगा, 80 से 90, अर्थात मंद बुद्धि, अर्थात वो सामान्य बुद्धि का नहीं है, वो थोड़ा कमजोर है। ये किसने कहा था, ये कहा था टर्मन ने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर लिखा कीजिए, और अच्छी चीजों को कवर करके चलिए। मेरा विश्वास है आप अच्छे से मार्क गेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये हो गया बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला या बुद्धि परीक्षण का इतिहास। अच्छा, अब आप जरा ध्यान दें, ये जो पूरा पूरा बुद्धि परीक्षण है ये केवल बच्चों के लिए है। किसके लिए, बच्चों के लिए। तो वेस्लर आए, ठीक है, वेस्टर लीजिए, वेस्लर होता है नाम इनका। देखिए, वेस्लर, इन्होंने कहा यार ये पूरा पूरा जो बुद्धि परीक्षण है ये केवल बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने कहा 1949 में, सन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1949 में उन्होंने डब्ल्यू से वेस्लर, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू से वेस्लर, आई से इंटेलिजेंट, वेस्लर इंटेलिजेंट फॉर, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल, वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर स्कूल स्टूडेंट, या कह लीजिए कि वेस्लर इंटेलिजेंट, एक सेकंड रुकिए, वेस्लर इंटेलिजेंट, हाँ स्केल फॉर चिल्ड्रन होगा, ठीक है। देखिए कुछ चीज दिमाग निकल जाती है, थोड़ा देखना पड़ता है। देखिए तो क्या था इनका, वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, इन्होंने बच्चों के लिए ये नियम बनाया, और इन्होंने कहा WISC बच्चों के लिए 6 से लेके 16.5 या 16 वर्ष 11 महीना था, तो आप 16 वर्ष ही मानिए, 16 वर्ष, 6 से 16 वर्ष के लिए इन्होंने कहा ये परीक्षण होगा। कौन सा परीक्षण है, WISC। इसमें इन्होंने बहुत सारे बताए, कुछ शाब्दिक परीक्षण, कुछ अशाब्दिक, कुछ सांकेतिक, तो हमें नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि 1949 में इन्होंने पहला परीक्षण दिया, किसके लिए, 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। इन्होंने 2.5 से 6.5 वर्ष के बच्चों के लिए भी एक परीक्षण दिया था, जिसका नाम था WPI, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन जरूरी तो 2 ही है। पहला परीक्षण बच्चों के लिए 6 से 16 वर्ष के लिए, दूसरा इन्होंने परीक्षण दिया, उसका नाम रखा वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस और आपका स्केल, ठीक है, यानी कि वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण। तो वयस्कों के लिए इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया, जो कि 17 वर्ष से लेकर 90 वर्ष या मृत्यु तक ये अप्लाई हो सकता है, और इसमें भी इन्होंने अनेक प्रकार के टेस्ट, पहेलियां, बहुत सारी चीजें रखी, जिससे हम व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए डिटेल में नहीं बताया। तो आपने देखा कि वेस्लर परीक्षण 2 भाग था मेन, एक बच्चों के लिए जिसका नाम क्या है, WISC, आपसे पूछता है पूरा नाम, वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, दूसरा WAIS, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला था 6 से 16 वर्ष के लिए, दूसरा था 17 वर्ष से लेकर 90 वर्ष या मृत्यु तक वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने गिलफोर्ड के सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण के विषय में देखा, समझा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।